मॉर्निंग टू आज मैं आपको लेखन से पाठ 12 प्रश्न उत्तर एक्सरसाइज कार्य के बारे में कुछ बता रहा हूँ। देखिए, ये लेसन परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में इससे जुड़े बहुत सारे सवाल आते हैं। इस लेसन का जो सारांश है वो आपके पास अर्बन प्रेस के द्वारा संचालित जो बुक एडिशनल प्रैक्टिस आपको स्कूल से दी गई है, इसमें बहुत अच्छा दिया और उसमें प्रश्नोत्तर कार्य भी बहुत अच्छे दिए हैं। परीक्षा के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि देखिए, नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा। अच्छा, इसके अलावा देखिए, नवाब साहब ने खीरे की आंखों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया, ये सवाल आता है। नई कहानी और लखनवी अंदाज में आपको क्या समानता दिखाई देती है। अच्छा, लखनवी अंदाज नामक व्यंग का क्या संदेश है, ये भी परीक्षा में आता है। लखनवी अंदाज पाठ में किस पर और क्या व्यंग किया गया है, ये भी सवाल है परीक्षा के लिए। खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत आदि शब्द पाठ में किस सभ्यता विशेष के सूचक है। नवाब साहब के खीरा खाने के तरीके से इन शब्दों के भावों को कितना समावेश किया गया है। तो कुछ उत्तर हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा। नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की ओर देखा, मानो वे कहना चाहते थे कि देखो, खीरा खाने का खानदानी तरीका यह होता है, इसे हम ही जानते हैं, तुम लोग नहीं जानते, ये बताना चाहते हैं। दूसरा सवाल है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए थोड़ा भी उत्सुक नहीं है। उत्तर होगा, जब लेखक गाड़ी के सेकंड क्लास डिब्बे में पहुंचा, प्रवेश किया, तो अंदर केवल नवाब साहब थे, जो अकेले पालती मारकर बड़े आराम से बैठे थे। लेखक को आया देखकर उनके चेहरे पर असंतोष का भाव और असुविधा महसूस हुई, मानो उनके आ जाने से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए हों, उनके एकांत में बाधा पड़ी हो। फिर उन्होंने लेखक से बात करने का उत्साह भी नहीं दिखाया शुरू। अच्छा, इसके अलावा तीसरा नंबर सवाल देखिए, नवाब साहब को लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों ने खीरा के साथ क्या चीज़ें दी थी, उस वस्तु की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। तो उत्तर होगा, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों ने नवाब साहब को खीरे के साथ जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च भी पूड़ियाँ में दी थी। इन दोनों को खीरे पर भुनने से खीरे में पानी निकलता है और इसकी महक आती है और खीरा बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। आगे का सवाल है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। नवाब साहब खीरों की फांकों को खिड़की से बाहर फेंकने से पहले नाक के पास क्यों ले गए, माने सूंघे क्यों, उनके इस कार्य का क्या उद्देश्य है। उत्तर होगा, नवाब साहब खीरों को खिड़की से बाहर फेंकने से पहले सूंघे क्योंकि वे खीरों की सुगंध का आनंद लेना चाहते से और उससे अपना पेट भरना चाहते थे और तृप्ति का एहसास करना चाहते थे। ऐसा करना से पेट भर सकता है क्या, या आनंद आ सकता है, या तृप्ति हो सकती है क्या। लेकिन नहीं, नवाब साहब ये अपना एक अलग ही तरीका बता रहे हैं, तो इसलिए वो बाहर फेंकने से पहले नाक के पास ला रहे थे, उसका सूंघ कर उसका आनंद ले रहे थे, तृप्ति का अनुभव कर रहे थे। अच्छा,
क्या नवाब साहब को लेखक की तुलना में अधिक शिष्ट और सामाजिक प्रकृति का व्यक्ति माना जा सकता है? नहीं। नवाब साहब लेखक की तुलना में अधिक शिष्ट और सामाजिक हैं। यह माना कि पहले उन्होंने लेखक की और अनदेखी की, किंतु लेखक ने भी उनका पूरी तरह से तिरस्कार किया। नवाब साहब ने तो फिर भी लेखक से बातचीत करने का दोबारा प्रयास किया, खीरा खाने का निमंत्रण भी दिया, किंतु लेखक द्वारा शुरू से अंत तक नवाब साहब की उपेक्षा की गई। इस दृष्टि से या मेरी दृष्टि से लेखक अधिक घमंडी नजर आता है। लखनवी अंदाज पाठ में क्या व्यंग किया गया? जिस सवाल परीक्षा के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लखनवी अंदाज में नवाब साहब की नवाबी आदतों पर व्यंग किया गया है। लखनऊ के नवाब किस तरह अपने आप को सबसे अलग, विशेष और विनम्र मानते थे, यह दिखाना लेखक का उद्देश्य है। वे खुद को इतना नाजुक मानते थे कि खीरा सूंघने भर मात्र से उनका पेट भर जाया करता था। ठीक है। लखनवी अंदाज नामक पाठ में व्यंग का क्या संदेश है? लखनवी अंदाज नामक व्यंग में लेखक कहना चाहता है कि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व है। केवल गंध और स्वाद के सारे पेट नहीं भरा जा सकता। जो लोग इस तरह पेट भरने और संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं वे ढोंगी हैं, नाटकबाज हैं, अवास्तविक हैं। इस व्यंग का दूसरा संदेश है कि कहानी के लिए कोई ना कोई घटना चाहिए, कोई ना कोई पात्र चाहिए, कोई ना कोई विचार चाहिए। बिना घटना, पात्र और विचार की कहानी लिखना संभव नहीं है। अच्छा, हमने भी उनके सामने भी की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान की में आंखें चुरा ली। इस वाक्य में आत्मसम्मान की बात कही गई है। लेखक ने जैसे ही सेकंड क्लास में डिब्बे में पांव रखा, पहले से बैठे नवाब ने उनसे आंखें चुरा ली। अतः लेखक को भी नवाब साहब से बोलना आत्मसम्मान के विरुद्ध लगा। जो आदमी तुमसे बोलना ना चाहे उससे बोलना अपना अपमान करना है। तो इसके अलावा आपकी पाठ्य पुस्तक से कुछ सवाल हैं जो इस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसे लेखक को नवाब साहब ने किन आभावों से महसूस हुआ कि वे उससे बात चलने के लिए उत्सुक नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, बिना विचार, घटना और पात्र के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? लिखिए। तो इस पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है ये भी लिखिए। अच्छा, इसके बाद नवाब साहब का चरित्र चित्रण कीजिए, लेखक का चरित्र चित्रण कीजिए। ये सवाल की परीक्षा में आते हैं। और सवाल है, देखियो, पाठ और लेखक का नाम आप परीक्षा के लिए याद रखिए। परीक्षा में पाठ और लेखक का नाम जरूर आता है, इसलिए पाठ का नाम भी याद रखिए और उस पाठ का लेखक कौन है उसका भी नाम याद रखिए। और हो सके तो रफ कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस भी कीजिए। आपके बुक में जितने भी पाठ हैं गद्य खंड से, पाठ का नाम, बाजू में लेखक का नाम पूरा लिखिए, जितने भी पाठ हैं। कविता में ऐसा कीजिए, कविता का नाम और कवि का नाम दोनों को रफ कॉपी में लिख कर अभ्यास कीजिए। तो परीक्षा में और एक सवाल आता है, लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में क्या सोचकर चढ़ा? उत्तर होगा, लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में यह सोचकर चढ़ा कि डिब्बा पूरी तरह से खाली होगा, उसमें कोई यात्री नहीं होगा, अतः वह आराम से बैठकर नई कहानी के बारे में सोच सकेगा, साथ ही खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद भी ले सकेगा। अच्छा, इसके अलावा है, लेखक के लिए कौन सी स्थिति आशा के अनुकूल नहीं थी और क्यों? उत्तर होगा,
लेखक ने आशा की थी कि रेल का डिब्बा, सेकंड क्लास का डिब्बा में कोई यात्री नहीं होगा, परंतु उसमें जब अंदर प्रवेश किया तो आशा के विरोध में क्या देखा कि एक नवाबी स्वभाव वाले सफ़ेद को सज्जन सवार हैं। लेखक ने सोचा कि वह अकेले में आराम से नई कविता के बारे में सोचेंगे, परंतु ये सोच उनकी पूरी नहीं हो सकी। तो सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे सज्जन की स्थिति का वर्णन कीजिए। सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे सज्जन कौन थे और कैसे थे? तो लखनवी नवाब थे, सफ़ेद पोश थे, वे बड़े आराम से खाली डिब्बे में पालती मारकर बैठे थे। उनके सामने की बर्थ पर एक तौलिया बिछा था और उस पर दो ताजे चिकने हीरे पड़े हुए थे। ठीक है, अच्छा। लेखक के आने से पहले बैठे सज्जन नवाब साहब की क्या प्रतिक्रिया हुई? जैसे ही लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा, लखनवी अंदाज के सज्जन असुविधा और परेशानी अनुभव किए, असंतोष अनुभव किए। ऐसा लगा मानो उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। वे मानो खीरा खाने में संकोच में पड़ गए। उन्होंने लेखक के साथ संगति करने का कोई उत्साह भी नहीं दिखाया शुरू। लेखक तथा लखनवी नवाब ने एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया? तो लेखक तथा लखनवी नवाब ने एक दूसरे के साथ बेगानापन जैसा व्यवहार किया। बेगानों के साथ जैसा करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को बाधा समझ रहे हैं। पहले नवाब ने मुंह फेरा, बाद में लेखक ने आत्मसम्मान में उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अच्छा, लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफ़ेद को सज्जन में क्या व्यंग्य छिपा है? इस वाक्य में व्यंग्य है कि लखनऊ के नवाब बहुत ही विचित्र स्वभाव वाले होते हैं। वे सम को बड़ा नाजुक, शिष्ट, कोमल, सलीकेदार इंसान मानते हैं। इनकी ये विशेषताएं इतनी अधिक बड़ी चढ़ी होती हैं कि अजीब सी प्रतीत होती हैं। इस विचित्रता को दर्शाने के लिए लेखक ने नष्ट शब्द का प्रयोग किया है, मानो वे मनुष्य ना होकर अन्य किसी प्रजाति के इंसान हों। कुछ और सवाल हैं जिसको हम बता रहे हैं। लखनवी अंदाज में लेखक की कौन सी पुरानी आदत है? उत्तर होगा लखनवी नवाब में लेखक की पुरानी आदत है खाली बैठकर कल्पना करना। लेखक कवि क्या करते हैं? जब खाली होते हैं तो वो विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, कुछ लिखने का काम करते हैं या उस पर विचार करते हैं क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए। तो लेखक की पुरानी आदत है कि एकांत में बैठना और कल्पनाएं करना, विचार। लेखक नवाब साहब को कनखियों से क्यों देख रहे हैं? लेखक नवाब साहब को एक एक व्यवहार को देखना चाहते थे। सीधे देखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे उनको कनखियों से देख रहे थे। कनखियों से देखने का क्या अर्थ है? चोर निगाहों से देखना, बिना मुंह फेरे आँख की पुतली कान की तरफ ना कर देखना। वार्ता आरंभ करने की सज्जनता किसने दिखाई? वार्ता आरंभ करने की सज्जनता नवाब साहब ने दिखाई। लेखक को नवाब साहब पहले बोलना क्यों नहीं भाया? लेखक को नवाब साहब का पहले बोलना, लेखक को नवाब साहब का पहले बोलना इसलिए नहीं भाया क्योंकि वे मानते थे कि नवाब साहब ढोंगी हैं, वे बनावटी सज्जनता दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्नोत्तर का कार्य हमने आपको जो नमूने के रूप में बताया है उसको आप घर में लिखने का प्रयास कीजिए। आपके पास गोल्डन गाइड है, ऑल इन वन है या कोई दूसरा क्वेश्चन बैंक है तो उसको खोलिए और पूरे लेसन का पहले सारांश को पढ़िए, सार को पढ़िए, उसके बाद पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ के नीचे 3, 4, 5 प्रश्न है। प्रश्न क्या है
क्या प्रश्न दिए हैं उनको पढ़िए, और क्या उसके उत्तर दिए हैं उसको भी आप पढ़िए। और हो सके तो एक पैराग्राफ का उत्तर बिना देखे सम लिखें, पाठ को पढ़कर सम लिखें, और जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं लिख पाते हैं तो आप गाइड से देख सकते हैं। तो इस प्रकार घर में पढ़ने का और लेखन कार्य करने का, प्रश्नोत्तर लेखन कार्य करने का अभ्यास करोगे तभी परीक्षा में आप अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। 2 सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं। एक एडिशनल प्रैक्टिस जिसमें बहुत अच्छे तरीके से सार कथा दी है, सारांश दिया है, समरी दी है और बहुत सारे प्रश्न भी दिए हैं। उस किताब में ऐसे सारे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते रहते हैं, तो उनसे भी आप हेल्प लीजिए और गोल्डन गाइड से या ऑल इन वन से भी मदद लीजिए और प्रश्न उत्तर पढ़ने और लिखने का काम जारी रखिए। तो इस प्रकार शब्दार्थ को भी देखना है। शब्दार्थ में कठिन शब्द जो है उनको देखिए, जैसे उतावली मतलब होता है जल्दबाजी करना, एकांत अकेला, अनुमान अंदाजा, प्रतिकूल विपरीत, सफेद पोष भद्र व्यक्ति, भला आदमी, असंतोष संतोष ना होना, बुरा लगना, संगति यानी दोस्ती, आत्मसम्मान स्वाभिमान, असुविधा आराम में बाधा, तो किफ़ायत यानी बचत, संबोधन यानी पुकार, आदाबाज यानी अभिवादन। तो हम देख रहे हैं कि आपकी किताब में या गाइड बुक में बहुत सारे शब्दार्थों का अर्थ बहुत अच्छा है। तो शब्दार्थ पढ़ते समय आप पहले शब्द को देखिए, शब्द क्या लिखा है, उसमें कौन सी मात्रा दी है, उसके बाद उसका मीनिंग क्या दिया है उसको भी देखिए, और हो सके तो कम से कम 5 या 6 शब्द लिखिए और उसका मीनिंग भी लिखिए। परीक्षा में ऐसा मीनिंग का भी पूछता है। कैसा पूछेगा? आत्मसम्मान शब्द का अर्थ लिखिए। तो वही आप पढ़े रहोगे, लिखे रहोगे, तब तो आप परीक्षा में लिखोगे। तो इस प्रकार अभ्यास कार्य करके आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पाठ में कुछ कठिन नहीं, पाठ सरल है, बशर्ते आपको थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है। कहीं कुछ भी समझ में ना आए तो हमसे आप 7894945066 में संपर्क कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हमारे पास जो वीडियो की सुविधा आपको दी गई पढ़ने की, उसका आप भरपूर लाभ उठाएं। आपको इस वक्त पढ़ाई में विशेष ध्यान देना है। एक नए तरीके की पढ़ाई, नए तरीके का काम। अब समय के अनुसार चलना है, जैसा समय वैसे आपको चलना है, वैसे काम करना है, सीखना है सब। कुछ परेशानी है तो सीखो, अपने दोस्त घर वालों से किसी से सीख सकते हो। आपको मदद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप मदद लेने के लिए उनके पास जाओगे, आपको मदद मिल जाएगी। निकट भविष्य में बहुत जल्दी आपकी परीक्षा भी होने वाली, ऑनलाइन परीक्षा है। ऑनलाइन परीक्षा कैसे देनी है, क्या करना है, इस सबको वस्तु को अभी से समझिए। और परीक्षा के समय परीक्षा के लिए आप तैयारी अच्छा से कीजिए और अपने उत्तर को सोच समझ कर लिखिए, और उत्तर के साथ साथ आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। इसलिए तैयारी अच्छी हो, रिजल्ट अच्छा हो, इसके लिए आपको मेहनत करनी है, और मेहनत करने की ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस परीक्षा में पास होना है, बोर्ड परीक्षा में भी पास होना है, इसके लिए परिश्रम ही करना है। और किसी प्रकार की मदद हो तो हमसे आप मदद ले सकते हैं। आपकी हम हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार हैं। देखिए, आज हमने एक लेसन आपको बताया है, लखनवी अंदाज, इसके लेखक यशपाल। आने वाले समय में हम आपको नेक्स्ट मानवीय करुणा की दिव्य चमक भी बताएंगे। उसका भी प्रश्नोत्तर कैसे परीक्षा में आते हैं उसके बारे में समझाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जो हम बोल रहे हैं वैसा कीजिए, क्योंकि आप हमारी बात मानेंगे तभी आपको कुछ लाभ मिलेगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इसके लिए आप हमारे से संपर्क बराबर करते रहिए। ग्रामर किताब आपको हर्बल प्रेस के द्वारा जो ग्रामर किताब दी गई है
उसमें तुम्हारा ग्रामर का पूरा दिया है। हमने वीडियो के माध्यम से भी, रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी आपको पूरे ग्रामर के पूरे लेसन पढ़ा दिए। रिकॉर्डिंग में आप हमारी मदद ले सकते हैं। किताब से भी आप पढ़िए, किताब में भी बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छी तरह से विषय को समझाया गया है। आप पढ़कर भी समझ सकते हैं, लेकिन लिखने का काम साथ साथ जो प्रश्नोत्तर का काम है वो भी करें, क्योंकि घर में यदि आप प्रश्नोत्तर लिख लिए तो परीक्षा में आप आराम से हर प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। कुछ भी कठिन नहीं, 15-20 मार्क का ग्रामर आता है, तो वे आप प्रैक्टिस से आप 15-20 मार्क आराम से पा सकते हैं। जो चैप्टर है, 3-4 चैप्टर है, हमने देखा था, ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा गंभीरता के साथ पढ़ना पड़ेगा उसको, तब आपको समझ में आएगा। कठिन कुछ नहीं है, पढ़ोगे, किताब है, खोलो पढ़ो, सब सारा ज्ञान मिलेगा। किताब नहीं खोलने से कुछ नहीं मिलेगा। और मदद के लिए हम हमेशा तैयार हैं, हमसे संपर्क करके आप हर प्रकार की मदद ले सकते हैं। सभी किताबों, हेल्प बुक, नेट, सभी में बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दिए हैं जिनसे लाभ लिया जा सकता है। तो आप लेने के लिए तैयार ही हैं, परिश्रम कीजिए। परिश्रम के अलावा और कोई चारा नहीं है। यही परिश्रम आपको सफलता दिलाएगा, ये परिश्रम आपको संतोष देगा। तो लखनवी अंदाज के सारे प्रश्नोत्तर जो कि किताब में दिए हैं उनको पढ़िए। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो प्रश्नोत्तर हैं जो गाइड में देखे हैं हमने, बहुत अच्छा दिया है, उसको भी आप पढ़िए। छोटे छोटे प्रश्नोत्तर, ज़्यादा नहीं हैं। सवाल 5 नंबर के भी आते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के भी आते हैं। जिस आधार जैसे जितने नंबर का सवाल है उतने नंबर का ही उतना ही उत्तर लिखना है। सोच समझ कर लिखिए। जो लिखना है विषय में क्या पूछा गया उसके आधार पर लिखिए। कुछ लिखोगे तब नंबर मिलेगा, समझ में। और इसके अलावा जो प्रश्न उत्तर के साथ साथ 3 चीज़ आती हैं आपकी, देखो, पत्र आता है, निबंध आता है, विज्ञापन आता है। इन तीनों में बहुत नंबर मिलते हैं, कुछ भी नहीं कटता है। 3 ऐसे आएंगे जिसमें से एक बनाना, और इसमें संकेत बिंदु दिया है, संकेत बिंदु के आधार पर ये लिखना है। 3 संकेत बिंदु दिए रहते हैं, 3 संकेत बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। हाँ, तो देखिए कुछ और सवाल हम आपको बता रहे हैं। एक सवाल है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल जी से इस विचार से अब कहाँ तक सहमत है? उत्तर होगा, हम लेखक के इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। बिना विचार घटना या पात्रों के कहानी की कथा वस्तु या कहानी लिखी नहीं जा सकती। कहानी के लिए एक विचार का होना जरूरी है, जिसमें पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। ये पात्र घटनाएं काल्पनिक भी हो सकती हैं और वास्तविक भी हो सकती हैं, किंतु इसके अभाव में कहानी के स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती। लेखक भी इस बात पर व्यंग रूप में कही है कि क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, बिना विचार घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती। अच्छा, एक सवाल है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा? उत्तर होगा, लेखक को दूर तो जाना नहीं था, पर भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच करनी थी। खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्यों को देखना था, इसलिए उसने 2nd क्लास का टिकट खरीदा। लखनवी अंदाज के पात्र नवाब साहब के व्यवहार के बारे में अपने विचार लिखिए। उत्तर होगा, नवाब साहब लखनऊ के नवाबी का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति थे। वे लेखक पर अपनी नवाबी धाक जमाना चाहते थे। वास्तव में नवाब साहब पतन से सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जो वास्तविकता से दूर जाकर कृत्रिम जीवन शैली को अपनाए हुए हैं। उन्हें खीरा रास्ते में खाने के लिए दिया होगा, किंतु लेखक को देखकर उन्हें नवाबी धाक जमाने का अवसर मिल गया। ऐसा करना उनके दिखावे की
मानसिकता को ही दर्शाता है। अच्छा, इसके अलावा देखिए लेखक के ज्ञान चक्र किस प्रकार खोलते हैं। जब लेखक ने नवाब साहब खीरे के सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होते हुए देखा, जब लेखक ने नवाब साहब को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से संतुष्ट होते हुए देखा तथा पेट भरने व तृप्ति का अनुभव करने का आचरण करते हुए देखा तो उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्हें यह नई बात समझ आई कि अगर खीरे को खाए बिना सुगंध मात्र से पेट भर सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कहानी भी लिखी जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा देखिए लेखक लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा पर व्यंग किया है, स्पष्ट कीजिए। यह आता है सवाल। उत्तर होगा लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने नवाब साहब के माध्यम से नवाबी परंपरा की झूठी आन बान पर व्यंग किया है, जो वास्तविकता से बेखबर और बनावटी जीवन शैली के आती है। आज के समय में भी नवाब साहब के रूप में ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। नवाब साहब का खीरे को मात्र सूंघकर पेट भर जाना, बिना खाए खिड़की से फेंक देना जरूर उनकी बनावटी रईसियों को दर्शाता है। उनका सेकंड क्लास में यात्रा करना इस बात को प्रमाणित करता है कि नवाब साहब की नवाबी ठसक तो नहीं रही, परंतु फिर भी वे अपने हाव भाव से और क्रियाकलाप से झूठी शान दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए लखनवी अंदाज पाठ में लेखक को नवाब साहब में खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत से क्या सबूत मिलते हैं, पाठ के आधार पर बताइए। नवाब साहब से एक विशेष प्रकार की नफासत, नज़ाकत और ख़ानदानी तहजीब के लिए प्रसिद्ध है। नवाब साहब सदा के लिए विशेष प्रकार की नफासत, नज़ाकत और ख़ानदानी तहजीब के लिए प्रसिद्ध हैं। नवाबी अंदाज पाठ में नवाब साहब की ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत का उदाहरण मिलता है। नवाब साहब की खानदानी तहजीब उस समय नजर आती है जब वे बहुत ही अदब के साथ लेखक को संबोधित करते हुए कहते हैं, आदाब नवाब जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। यहाँ उनकी विनम्रतापूर्वक आग्रह की प्रवृत्ति नजर आती है। नवाब साहब खीरा खाने के लिए बहुत यत्नपूर्वक तैयारी करते हैं। खीरे को धोना, पोंछना, एहतियात से छीलना, फाके कराने से तौलिए पर सजाना उनकी नफासत का बेहतरीन उदाहरण है। खीरों को बिना खाए सूंघकर रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकना और फिर लेट जाना, इस प्रक्रिया में उनके नवाबी नज़ाकत दिखाई देती है। अच्छा, लेखक नवाब साहब की किन आभाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के तनिक भी उत्सुक नहीं है, ये सवाल भी आता है। लेखक ने जब सेकंड क्लास के डिब्बे में प्रवेश किया तब उन्होंने एक बस पर नवाबी वेशभूषा पहने हुए एक व्यक्ति को पालती मारे देखा। उन्हें डिब्बे में प्रवेश करते देख नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे लेखक के वहां आने से उनके एकांत में बाधा उत्पन्न हो गई। नवाब साहब ने लेखक से बात करने की उत्सुकता नहीं दिखाई, अपितु कुछ देर तक खिड़की के बाहर देखने का नाटक करते रहे। नवाब साहब के हाव भाव से लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि वे उनसे बात करने के लिए कतई भी उत्सुक नहीं हैं। वे असुविधा
वह संकोच अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो परीक्षा से संबंधित सवाल हैं उन पर हमने आज से चर्चा की है। जो हमने आपको बताया है उसको फॉलो कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए और उस पर मेहनत कीजिए। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल हैं और ये लेसन थोड़ा हटकर है, तो इसके लिए आपको विशेष थोड़ा दिमाग में विशेष ध्यान देकर विचार करने वाली बात है। विचार करके ही आप इसको समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं और इसको प्रश्न उत्तर के काम को कर सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।